50 लाख का एक कुछ ट्रांजैक्शन का था। वो बंदा उस जाल में कैसे फंस गया? रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट थे। आपके फ़ोन से इलीगल एक्टिविटी की जा रही है और हमारे पास प्रूफ है। और उनको एक डीप फेक वीडियो भेज दिया है कि वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं। लड़की जो है वो नग्न हालत में है। ऐसे देश आइडेंटिफाई किए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, जैसे अब म्यांमार करके देश है। उनसे बोला जाता है कि यहाँ पे आप स्कैम सेंटर्स चलाइए और उसमें हमें पैसे चाहिए। और ये खुले में स्कैम सेंटर्स चल रहे हैं उन कंट्रीज में? स्कैम सेंटर्स खुले में चल रहे हैं। अभी आप एक स्टोरी बता रहे थे, एक स्टोरी और थी, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी। 50 लाख का एक कुछ ट्रांजैक्शन का था। वो स्टोरी क्या थी और वो बंदा उस जाल में कैसे फंस गया? हाँ जी, तो एक रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट थे। उनके जो बच्चे थे वो बाहर रहते थे और काफ़ी सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए थे। उनकी 80 के करीब उम्र थी और वो सोशल मीडिया से काफ़ी ग्लूड ऑन थे। सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते रहते थे। उनको फ़ोन किया गया कि आपके नाम पे एक अरेस्ट वारंट आया है। ओके। क्योंकि आपके फ़ोन से इलीगल एक्टिविटी की जा रही है और आपने ऐसी वेबसाइट्स वॉच करी हैं और हमारे पास उसका प्रूफ है और रिकॉर्डिंग है, तो आपको थाने में आना पड़ेगा। और थाना, ये केस था दिल्ली का, ग्रेटर नोएडा का, और थाना था मुंबई। अब मतलब दिल्ली का केस है और मुंबई में रजिस्टर्ड है? हाँ, मुंबई में है और आपके फ़ोन से इलीगल एक्टिविटी की जा रही है और हमारे पास प्रूफ है। और उनको एक डीप फेक वीडियो भेज दिया है कि वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं उस डीप फेक वीडियो में, और जो लड़की जो है वो नग्न हालत में है। ओके। और ये दिखाया जा रहा है कि उन्होंने उनसे बात करी है और उनको बोलते हैं कि आपको कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा और बाकायदा पीडीएफ भेजी जाती है जिसमें लिखा जाता है कि मुंबई की स्पेशल क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और केस है आपके अगेंस्ट और आपकी पेशी होगी। तो बोलते हैं मैं ऑनलाइन ही आ सकता हूँ, मैं इन पर्सन तो आ नहीं सकता। तो बोलते हैं अगर आपको ऑनलाइन आना होगा तो फिर आप इसी व्हाट्सएप वीडियो कॉल से इसको ज्वाइन करिए। फिर एक बाकायदा एक जज बैठता है, पूरा कोर्ट रूम का स्टूडियो बनाया जाता है, उनको एक डिफेंडेंट भी अलोकेट किया जाता है, फिर उस डिफेंडेंट के साथ उनकी वीडियो कॉल कराई जाती है। मतलब जज भी वही, वकील भी वही, सब सिस्टम पूरा का पूरा। और उनको बोला जाता है कि अगर आप चाहते हैं इस केस को रफा दफा करना तो आप शुरू में एक पहले मेरी फ़ीस दे दीजिए। फ़ीस देने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि ये आपका केस लंबा ना चले, आपको यहाँ पे ना आना पड़े। और उनसे पहले 25 लाख रुपए मांगे जाते हैं। 25 लाख? 25 लाख भाई छोटी मोटी रकम नहीं, 25 लाख। 25 लाख। और उनको बोलते हैं कि ये केस जो है आपका सेटल हो जाएगा। और फिर उनकी जज के सामने प्रॉपर एक अपीयरेंस कराई जाती है और उनको बोलते हैं कि आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर को नहीं बताएंगे और अपनी वीडियो आप दिखाइए, आप कहाँ बैठे हैं, किस किस से बात करते हैं, आपके परिवार में कौन है। आपने अगर परिवार में किसी और को बताया तो मैं ये केस संभाल नहीं पाऊंगा। और उन्होंने गलती से अपनी वाइफ से ये चीज़ शेयर कर ली। अच्छा। तो बोलते हैं आपने अगर अपनी वाइफ को शेयर किया तो अपनी वाइफ को भी वीडियो पे लाइए। तो मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को ही डिजिटल अरेस्ट कर लिया एक तरीके से। और 3 महीने तक ये चलता रहा। पहले 25 लाख रुपए मांगे, फिर उनको बोला कि जज नहीं मान रहे हैं तो आपको एक और रकम ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी जो करीबन 50 लाख की और होगी। तो उन्होंने बोला मेरे अकाउंट में रिटायर्ड आदमी हूँ, इतने पैसे तो नहीं है। तो उनको बोलते हैं कि आप अपना पीएफ विड्रॉ कराइए, फिर वो बैंक में जाते हैं। तो बैंक में जब वो जाते हैं तो बैंकर उनसे पूछता है कि आप इतना पैसा क्यों निकाल रहे हैं। हाँ। उनको बताया जाता है कि अगर आपने बैंकर को या किसी को ये बात बता दी तो आपका केस सेटल नहीं होगा। ओह, और मतलब इतना डरा दिया गया उनको? इतना डरा दिया गया सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। और उनसे डेली कॉल की जाती थी और उनको बोला जाता था कि आप वीडियो पे रहेंगे डेली और बताएंगे, और आपने अगर किसी से ये शेयर किया तो फिर कुछ आपसे हम मदद नहीं कर पाएंगे। और बाकायदा पीडीएफ फाइल्स उनसे शेयर की गई जहाँ पे उनका नाम है और वकालतनामा है और उनकी हाजिरी में कौन सा जज बैठा हुआ है। उन जजों के नाम भी उन्होंने, क्योंकि पब्लिक होते हैं, उन्हीं जजों के नाम लिए जो वहाँ पे महाराष्ट्र में बैठे हैं। और डीप फेक के द्वारा उनका फेशियल जो है ऐसा चेंज कर दिया कि लगे एक्चुअल में ये जज है। तो अगर कोई सर्च भी करना चाहे तो सेम जज का नाम आएगा। इंस्पेक्टर का भी वैसे नाम रखा जो वहाँ पे पोस्टेड होगा। ओके। तो कोई सर्च करना चाहे उसको लगेगा कि सेम आदमी है। तो एआई का इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, फेक प्रोफाइल क्रिएट करके, डीप फेक करके पूरा एक ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है। ऑरा क्रिएट किया जा रहा है और उसको लग रहा है कि ये जज बैठा हुआ है। और कई जगह ऐसे पॉपुलर केसेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नाम आया है लोगों का। जैसे ये नाम इस्तेमाल करते हैं नरेश गोयल, जो
मनी लॉन्ड्रिंग मनी केस लॉन्ड्रिंग का केस है, उसका इस्तेमाल करेंगे नाम, या कोई और नया स्कैम चल रहा होगा तो उसमें आपका मतलब नाम जितना भी नया स्कैम होता है उससे कहीं ना कहीं हाँ जी, आपको लिंक करना शुरू कर जोड़ देते देंगे। हैं। अब उसके बाद भी नहीं छोड़ते, उसके बाद इनसे बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा मामला सेटल, और आपको करीबन इसमें 2-2.5 करोड़ रुपए और देने पड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? 2-2.5 करोड़ रुपए उनसे और मांगे। उन्होंने बोला मुझे समय चाहिए। बोलते आप अपना समय ले लीजिए। तो उन्होंने उनसे पूछा आपकी एसेट्स कहाँ कहाँ कौन कौन सी हैं। तो उन्होंने बोला मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने बनाई है अपनी लाइफ टाइम सेविंग के लिए। तो उनको बोलते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच दीजिए, और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची, और उनको था ये किसी तरह मैं इस अमाउंट को सेटल कर सकूँ। अब उनके बच्चे जो थे वो बाहर पढ़ रहे थे, यूएस में थे, एक पढ़ रहा था, एक जॉब कर रहा था। उनको बताया गया कि आप इनसे कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ओ भाई, एक चीज समझना चाहूंगा भाई, क्या कहते हैं कि मैं क्या सर्व कर रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ, ये किसी और को कैसे पता? बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं। तभी मुझे ट्रैक कर सकता है मैंने क्या देखा है, नहीं देखा है। बिल्कुल। ये तो तभी आदमी जब मुझे फॉलो कर रहा होगा या मेरे सिस्टम को कहीं ना कहीं ट्रैक कर रहा होगा, तभी पता कर सकता बहुत है। सारे तरीके हैं। अच्छा, पहले जब ये पीडीएफ भेजी जाती हैं, इनमें मैलवेयर डाल दिया जाता है, ओके। जिसको वन क्लिक कहा जाता है, और उस मैलवेयर को बैकएंड में इंस्टॉल कर दिया जाता है, रिमोट एक्सेस ले लिया जाता है कि ये आदमी किस किस से बात कर रहा है, जिसमें आपका कॉल का लॉग आ जाएगा, आपकी व्हाट्सएप की चैट आ जाएगी, पूरा कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो एक ये तरीका होता है। ओके। दूसरा, ज़्यादातर जब ये डिजिटल अरेस्ट के केसेस में कोई ना कोई एक ऐप इंस्टॉल करवाने की कोशिश की जाती है लोगों से, एनी डेस्क जैसी, ताकि पता लग सके कि आदमी किस किस से बात कर रहा है, क्या कर रहा है। उनके पासवर्ड जानने की कोशिश की जाती है जो बैंक अकाउंट के हैं। कई बार लोग होते हैं कि ऑनलाइन नहीं करते ट्रांजैक्शन, बूढ़े उम्र के लोग कोशिश करते हैं कि ऑफलाइन करें, वो बैंक ट्रांसफ़र फिजिकली जाके करें, चेक के थ्रू करें, डीडी के थ्रू करें। तो उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए भी म्यूल अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो भारत में ही हैं, और वो अकाउंट्स ऐसे बनाए जाते हैं जो किसी एनजीओ के नाम पे होगा, किसी बिजनेस के नाम पे होगा। अब ये एक क्यू है, बहुत सारे लोग इस क्यू को मिस कर जाते हैं जब वो डिजिटल अरेस्ट में फंसते हैं। ओके। क्योंकि अगर उनको जज से कॉल आया या वकील से कॉल आया, तो भारत के किसी और क्षेत्र के किसी कंपनी के नाम पे पैसे क्यों ट्रांसफर किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस वाले केस में पैसे ट्रांसफर करवाए गए चेन्नई, कुछ पैसा ट्रांसफर कराया गया शिलोंग, ओह। कुछ पैसा ट्रांसफर करा गया दीमापुर में। अब ये सारे जो हैं मल्टीपल अकाउंट्स है। 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कराया, क्योंकि अगर 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा ट्रांसफर कराया जाएगा तो शक में आएगा। तो मल्टीपल इंस्टॉलमेंट सेम डे पे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करके 20-25 लाख 35 लाख अलग अलग डेज पे ट्रांसफर पैसे करवाया गया। और कोई एनजीओ के नाम पे, कई सारे व्यापारियों के नाम पे, कोई टेक्सटाइल का व्यापारी है, किसी की रिटेल की चेन है, तो इस तरह के बहुत सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे नए बैंक हैं जो लॉन्च हुए हैं, उनको नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना है, तो बिना प्रॉपर केवाईसी चेक के और ये अकाउंट्स खोल देते हैं, और कई बार बहुत सारे लोग ये खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन म्यूल अकाउंट्स के द्वारा पैसा पूरा घुमाया जाता है, फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए। और कई बार क्या जाता है कि बहुत सारे लोग अपनी डिजिटल आइडेंटिटी जो है वो 200, 250, 500 रुपये में बेच देते हैं। तो अच्छा। तो आप देखेंगे कि कोई आदमी है जिसको बोला कि भाई आपका अकाउंट खुला हुआ है। ये म्यूल अकाउंट्स वाला चक्कर बहुत आ रहा है और साइबर क्राइम्स में बहुत यूज होता है, उसके बारे में बताइए कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है इस म्यूल अकाउंट के उसमें फ्रॉड्स में। तो म्यूल अकाउंट्स इस तरह से हैं कि जैसे कोई व्यापारी है जिसकी दुकान चल रही है, और उसको बोला जा रहा है कि आपका अकाउंट है, आपका धंधा हम डबल करवा देंगे। अच्छा। आपका एक अकाउंट चल रहा है, आप एक और अकाउंट खुलवाइए और उस अकाउंट का एक्सेस हमें दे दीजिए, और उसमें से कुछ परसेंटेज हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। और एक ही बैंक कंपनी के नाम पे ऐसे 25, 30, 50 अकाउंट खुल दिए जाते हैं। अच्छा, जनरली ये म्यूल अकाउंट्स क्या किसी कंपनी के नाम पे खोले जाते हैं? बिजनेसेस, स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस के नाम पे, एनजीओज के नाम पे। एनजीओज क्योंकि उनको ग्रांट डोनेशन दिया जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उन अकाउंट से आगे अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मल्टीपल अकाउंट्स खोले जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में। इसको ट्रैक करना बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर एक अकाउंट चेन्नई में है, एक शिलोंग में है, एक दीमापुर में है, एक अहमदाबाद में है, तो आपको ट्रेल को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैंने कहीं सुना है कि पढ़ा भी है कि म्यूल अकाउंट्स जैसे गांव देहात के लोग हैं जिनका अकाउंट्स इनएक्टिव हो गया, कभी खुलवा दिया होगा, पैसे नहीं आ रहे हैं,
तो ये लोग उन लोगों को भी ट्रैक करते हैं और बिल्कुल। उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि भैया कुछ % कमीशन दे देंगे और आप अपने अकाउंट हमें यूज़ करने दीजिए। कमीशन भी नहीं देते, शुरू में अकाउंट खरीद लिए जाते हैं म्यूल अकाउंट्स। अच्छा। तो जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के हाँ, कई हाँ। लोगों के अकाउंट्स खुले जिसमें हाँ। उनको बोला गया उनके पास पैसा आएगा या कोई सब्सिडी आएगी। हुँ, उनको बोलेंगे आपका एक अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, आप 2 अकाउंट और खुलवा लीजिए और इसमें अकाउंट में पैसा आएगा, हम शुरू में पैसा डाल देंगे। हुँ, अब उनके अकाउंट में अगर देखेंगे तो मात्र हज़ारों रुपए होंगे। तो ये साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि अकाउंट खुलवा देंगे और जो बैंक में बैंकर है उससे सेटिंग इनकी हो जाती है, पैसे लेन देन करके इनके अकाउंट में शुरू में 200, 250, 500, 1000 रुपये डाल देते हैं। हुँ, अब इसका इस्तेमाल किया जाता है कि उनसे बोला जाता है कि अपनी आप डिजिटल आइडेंटिटी हमें दे दीजिए हुँ, शुरू में, हुँ, तो आप 200, 250 रुपये आधार दे दीजिए और ये बनवा लीजिए। इनको ले जाया जाता है। इन सेंटर्स में जो बैंकर होते हैं वो खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। ओह! हाँ, बिना बिना बैंक की मिलीभगत के तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। हाँ, और उसके बाद जो बैंकर है उसको भी पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जो धड़ल्ले से क्रिएट किए जाते हैं हुँ, और इनको पकड़ना, इनको बंद करना एक बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, क्योंकि इसमें ट्रेल इतनी ज़बरदस्त होती है कि पैसा सेम डे ट्रांसफ़र 1 घंटे, 2 घंटे में पैसा घुमाया जाता है हुँ, और बड़े व्यापारी भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको लगेगा कोई होटल चेन है, कोई बड़ी कपड़े का व्यापारी है, जिसकी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, तो पूरी मॉनिटरिंग की जाती है कि किसके बड़े अकाउंट में पैसे होते हैं, किसके पास ज़्यादा मूवमेंट होती है, उसके थ्रू फिर ये पैसा क्रिप्टो में घुमाया जाता है लास्ट में। हुँ। क्रिप्टो में पैसा घुमा के इस पैसे को फिर बाहर ले जाया जाता है। और एक बार क्रिप्टो में पैसा कन्वर्ट हो गया फिर तो मिलना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है और बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जिनका ट्रेल आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पुलिस को उसका एनालिसिस करने के लिए एडवांस्ड टूल्स चाहिए एआई के, हुँ, जो हमारी स्टेट में बहुत सारी स्टेट्स के पास, पुलिस के पास नहीं है क्योंकि बजट की हमेशा कमी रहती है। हुँ, तो वो कोशिश करते हैं कि इसको कोई ना कोई मैनुअली तरीके से करें, पर ऐसी बहुत सारी करेंसीज भी हैं नई क्रिप्टो करेंसीज जिसमें ये पता लगाना कि इस अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मोनेरो करके करेंसी है, हुँ, उसमें आप पता नहीं लगा सकते कि साइबर क्रिमिनल ने मोनेरो में अगर पैसे ले लिए तो उसने कहाँ ट्रांसफ़र करे। ओके। इसके लिए आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत चाहिए होगी, आपको इंटरपोल की हेल्प चाहिए होगी, आपको इंटरनेशनल एजेंसीज़ की हेल्प चाहिए होगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाती है कि जब तक मामला इतना बड़ा ना हो हुँ, कि किसी बड़े अधिकारी के साथ, किसी रिटायर्ड जज, किसी रिटायर्ड चीफ पर मिनिस्टर। छोटा-छोटा पैसा हो के मतलब पिछले कुछ सालों में 52,000 करोड़ रुपए, इतने में तो कोई बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी। हाँ जी, तो ये एक तरह से इकोनॉमिक वॉरफेयर है जो भारत के अगेंस्ट किया जा रहा है। आपको याद होगा कि हुँ, भारत ने करीबन 250 चाइनीज़ ऐप बैन करी थी जो गेमिंग और जी, 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 लोन ऐप्स एग्ज़ैक्टली होती हाँ। थी। अब उससे बहुत भारी करीबन 1 डेढ़ लाख करोड़ का चाइना नुकसान को हुआ। नुकसान हुआ। हुँ, चाइना ने इसकी बदला लेने की एक प्लानिंग करी जहाँ पे उनकी जो गवर्नमेंट है, जहाँ पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, हुँ, उन्होंने भारत के ऊपर इकोनॉमिक वॉरफेयर की एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। ये कैसे है? मतलब इकोनॉमिक वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी ये है हुँ, कि हम भारत को इतना ड्रेन कर देंगे कि वो अपने घुटनों पे आ जाएगा ओह! और इतना ज़्यादा उनको उत्पीड़ित कर देंगे कि वो समझ नहीं पाएंगे कि हो कहाँ से रहा है। उन्हीं की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं के देश में उन्हीं के लोगों को इस्तेमाल करेंगे और ऐसा जाल फैलाएंगे कहीं और से हुँ, कि समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने ऐसे देश आइडेंटिफाई किए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है। जैसे अब म्यांमार करके देश है, हाँ, वहाँ पे उनकी जो जनता है, मिलिट्री जनता और जो सेपरेटिस्ट हैं, हुँ, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हुँ, अब उनसे हफ्ता मांगा जाता है। हफ्ता मांगने के लिए उनसे बोला जाता है कि यहाँ पे आप स्कैम सेंटर्स चलाइए और उसमें हमें पैसे चाहिए। और ये खुले में स्कैम सेंटर्स चल रहे हैं उन हाँ कंट्रीज़ जी, में? स्कैम सेंटर्स खुले में चल रहे हैं ओह! और उन स्कैम सेंटर्स की जो सरगना होते हैं ज़्यादातर प्राइवेट वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं चाइना के। अच्छा, दिमाग किसी का। और यूज़ कोई और कर रहा है और प्रॉब्लम किसी और के लिए हाँ, क्रिएट कर रहा है। हाँ जी। और इस तरह के स्केल पे किया जाता है कि पकड़ना बहुत मुश्किल हो। हुँ, और एक देश नहीं है, 3 या 4 देश हैं। लाओस है, कंबोडिया है, म्यांमार है और आइडेंटिफाई करके पूरा प्लानिंग किसे किया जाता है। कैसे चलता है ये पूरा नेटवर्क? इसके बारे में बताइए। तो पूरा नेटवर्क ऐसे चलता है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, हाँ। उसने ऐसे कुछ वेल्दी बिजनेसमैन्स को आइडेंटिफाई किया है जिनका बहुत तरीके का धंधा है। रियल एस्टेट का है, कसिनो का है। उनको बोला जाता है कि आप जो आपका रियल एस्टेट का धंधा है या कसिनो का है, बाकी देशों में इसमें हम पैसा पंप कर देंगे
आप इसको और बड़ा करिए, ओके। और जो उससे रिटर्न आएगा उसमें हम आपको कुछ परसेंटेज दे देंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा। तो अगर किसी ग्रुप के पास पैसे कम हैं तो उनको पैसे देके उनके स्कैम सेंटर्स की पूरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा दी जाती है। कंबोडिया जैसे देश में उनकी सरकार के साथ उनकी सेटिंग करवा दी जाती है, ओके। और कंबोडिया में उनको से पॉलिटिकल डोनेशन दिलवा के उनको बोला जाता है कि आपको सरकार नहीं पकड़ेगी। तो कंबोडिया में हमने ऐसे स्कैम सेंटर आइडेंटिफाई किए जो सरकार की उनकी बिल्डिंग के साथ में बने हुए हैं, और कंबोडिया की पुलिस उनको गार्ड कर रही है। मतलब आपका कहना का मतलब है कि कंबोडिया गवर्नमेंट हेल्प कर रही है उनको? हाँ, और उन्होंने पॉलिटिकल डोनेशन दिए हुए हैं। जैसे ये विंसेंट ची, जिनकी मैं नाम बता रहा था, प्रिंस ग्रुप के जो ओनर हैं, ही हैज़ बीन हेल्पिंग द कंबोडियन गवर्नमेंट रेज मनी। वो बल्कायदा कंबोडिया के जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनके एडवाइज़र हैं, उनके पहले जो पिताजी थे उनके भी वो एडवाइज़र रहे थे। ओह। और दिमाग उनका है, और ये जो स्कैम सेंटर्स हैं ये कंबोडियन नेशनल चला रहे हैं, और उनको पूरा कवर है कि ये इसको चला सके और पुलिस का उनके ऊपर छापा नहीं पड़ेगा। और इतने स्केल पे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे है कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और जब आप इसका स्केल समझेंगे तो आप मानिए इस विंसेंट के पास क्रिप्टो करेंसी में $15 बिलियन वर्थ की क्रिप्टो थी। $15 बिलियन? $15 बिलियन की। और अगर आप उनका अनुमान लगाएं तो वो चाइना के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं आज की तारीख में। और जब FBI ने सोचा कि इनको रेड मार के पकड़ते हैं, उससे पहले चाइना की गवर्नमेंट ने उनको अगवा कर दिया और मार्केट में खबर फैलाई कि हमने उनको अरेस्ट कर दिया। उनकी पिक्चर है कि उनको अरेस्ट करके लिया जा रहा है, बट उनको एक क्लीन पाथ दे दिया। अब किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। जॉब के लिए लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे रोक लिया, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत बुरी कंडीशन में रखते हैं, 22-22 घंटे उनसे नौकरी करवाते रहते हैं, वो भी साइबर स्कैम करने के लिए टारगेट दिया जाता है। तो इस टाइप की इंडस्ट्री वाकई में है सर? है, पर इसमें भी दो पहलू हैं। एक जो पहलू आप बता रहे हैं, दूसरा जो पहलू जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपसे सुनना चाहूँगा। दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और हमने उन स्कैम सेंटर्स का एनालिसिस किया है, फाइंड आउट किया है। वहाँ पे प्रॉपर HR होती है, उनके फंक्शन होते हैं, उनके जन्मदिन पे केक काटे जाते हैं, और वो बहुत खुशी से ये सब काम कर रहे हैं। ओह। और उनको बोनस भी दिया जाता है। मतलब टारगेट अगर मिल गया तो बोनस भी मिलेगा भी है। आपको? उनको डेली बोला जाता है कि आपको कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर इनकम जनरेट करनी है। 1 लाख से ऊपर इनकम जनरेट करनी है मिनिमम। और महीने में आपको कम से कम 12 लाख, 22 लाख और उससे भी ज़्यादा, उसके हिसाब से उनकी सैलरी और कमीशन तय किया जाता है। और प्रॉपर HR होगी, उनकी केक कटिंग होगी, उनको उनके परिवार से बात करने देंगे। उनको ये बोला जाता है कि आप अपने परिवार को ये मत बताइएगा कि ये स्कैम की जॉब है। और ये लोग जो हैं, जो है टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं। तो अगर आपको थाईलैंड जैसे देश में जाना है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है इंडियंस को। हाँ। तो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। ओके। और आपको पहले थाईलैंड लैंड करवाया जाएगा, उसके बाद वहाँ से बस होगी जो बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह से बुला के फिर उनसे बॉर्डर क्रॉस करवाया जाएगा। और बॉर्डर पे इनकी चेक पोस्ट पे सेटिंग होगी। सो थाईलैंड से ये जो बस है ये वियतनाम जाएगी, फिर वियतनाम से बस से छोटी टैक्सियों में इनको लेके जाया जाएगा, और फिर इनको स्कैम सेंटर में ले जाया जाएगा, और जहाँ पे वो लगेगा कि कोई बड़ी IT की कंपनी है जहाँ पे काम हो रहा है, क्योंकि फिर इनका इंटरव्यू कराया जाएगा। टेक्निकल इंटरव्यू होगा, HR इंटरव्यू होगा, और बोलेंगे कि आपको हम ट्रेनिंग देंगे और इस तरह का आपको काम करना है, और पैसे भी आपको अच्छे मिलेंगे। दिक्कत तब आती है जब ऐसे बहुत सारे लोगों को स्कैम कर रहे होते हैं, और काफ़ी लोग स्कैम होने के बाद अपनी जान खो देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। या बहुत सारे ऐसे केसेस आते आए हैं। तो इन लोगों के अंदर एक जागरूकता आती है कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए। तब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता है। उससे पहले सब कुछ मीठा, जब तक आप उनके हिसाब से काम कर रहे हो तब तक तो जिंदगी आसानी से चल रही है। बिल्कुल आसानी से चल रही और है। जहाँ पे आप उनके अगेंस्ट मिल गए, हाँ जी, तब आपकी जिंदगी हेल इन्होंने ना कर। तो आपको जब आपने मना किया मुझे काम नहीं करना है, तो आप बोलेंगे मुझे वापस जाना है, तो कुछ टाइम के लिए आपको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करके आपको टॉर्चर करेंगे, करंट देंगे। क्या बात कर रहे हैं? करंट देंगे आपको, आपके कपड़े उतार के लाइट में रखेंगे, प्रॉपर ह्यूमन टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद फिर भी अगर पर्सन नहीं मांगने तो उसको मारा जाता है। उसकी बॉडी में बहुत सारे सुराख किए जाते हैं। फिर उनको बोलते हैं कि अगर आपको जाना है तो आपको इतना पैसा फिरौती में देना होगा, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हैंडलर्स हैं उन्होंने
आपको लाने के लिए हमने इतने पैसे दिए हैं। तो यूजुअली एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हैंडलर को 5 से 6 लाख रुपए, कब अप टू 12 लाख रुपए दिए जाते हैं, और उनको चाहिए कि इससे ज़्यादा डबल पे पैसे लाएं, क्योंकि उनका टाइम भी वेस्ट हुआ है। फिर उनके परिवार से इनकी बात कराई जाती है और बोला जाता है कि भाई ये गलत काम कर रहा था, ये पकड़ा गया है, और अगर आपको इसको छुड़ाना है तो इतने पैसे आपको जमा करने होंगे। तो ये फिर फिरौती मांगी जाती है। फिरौती मांगने में कई बार जो परिवार वाले होते हैं वो पुलिस को कांटेक्ट करते हैं, अपने एमएलए को कांटेक्ट करते हैं। ऐसा मेरे पास एक केस आया था। अच्छा। जहाँ पे एक उड़ीसा से लड़का था, वो चला गया था, उसको पता था स्कैम की जॉब है, पर वहाँ जाके कहीं ना कहीं उसके अंदर ये जागरूकता है कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए। तो उसने बोला कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उसको पहले उन्होंने खूब टॉर्चर किया और उसको कोशिश की कि वो रुक जाए। फिर उसके परिवार वालों से उसकी वीडियो कॉल कराई और बोला कि आप पैसे अरेंज करिए। शुरू में उनसे बोला कि आप 18 लाख दीजिए। परिवार ने बोला हम 18 लाख नहीं दे सकते, हम थोड़े पैसे दे सकते हैं। उन्होंने 2.5 लाख रुपए अरेंज किए। अच्छा। 2.5 लाख के बाद फिर एक और वीडियो कॉल कराई और उनसे बोला और आप दीजिए और पैसे दीजिए, 18 लाख आप अरेंज करिए। तो इनके पास इतने पैसे थे ही नहीं परिवार के पास, इन्होंने और 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। अब ये बात सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपने लोकल एमएलए को अप्रोच किया और बोला कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है और हमारा लड़का यंग है और वो चला गया वहाँ पे फंस गया है, तो आप इसको निकलवाइए। फिर जो एमएलए है उन्होंने इस केस को पिकअप किया और एमएचए के साथ कांटेक्ट किया, I4C के साथ, एमईए के थ्रू कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया। एमईए की रिपोर्ट के थ्रू ये पता लगा कि सिर्फ ये अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत सारे और लोग थे। ओह। और उनसे ये वीडियोस मांगी गई जो उनके पास थी, और नेक्स्ट टाइम उनको बोला कि आपके पास जब ये वीडियो चल रही हो तो आप एक काम कीजिए कि हमें कहीं ना कहीं रखिए, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। और कोई ना कोई तरीके से फिर इनकी जियो लोकेशन निकालने की पता लगी। जब वो जियो लोकेशंस पता लगी तो पता लगा उस पर मैसिव लेवल का स्कैम कंपाउंड है, जिसमें करीबन 2-2.5 हज़ार लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। फिर एमईए के इंटरवेंशन से और वहाँ की गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से हमारी सरकार ने प्रेशर डाला और शुरू में करीबन 500 लोगों को वापस लाया गया और ये लड़का वापस आया। अब ऑप्शन ये था कि इसको फर्दर इंटरोगेट किया जाए, पर इसको इतना डरा दिया गया था कि अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था वापस। क्या बात कर रहे हैं? कुछ शेयर करने के लिए वो तैयार नहीं था। जिसको बोला था कि अगर हम तुम्हें दोबारा पे उठवा सकते हैं, हमारे लोग भारत में भी है जो हम तुम्हें दोबारा करवा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? उनका नेटवर्क कितना पूरा स्ट्रांग है? नेटवर्क स्ट्रांग है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, और इन लोगों को बाहर भेजते हैं और उनको कमीशन मिलता है। तो जब इन लोगों के साथ बहुत सारे दिन तक लोग काम कर रहे होते हैं, स्कैम कर रहे होते हैं, उनका प्रमोशन इस तरह से होता है कि उनको बोलते हैं हम आपके देश में आपको वापस जाने का मौका देंगे, आपको वर्क फ्रॉम होम करवाएंगे, और आपका काम होगा कि इन लोगों को, नए लोगों को लाने का आप रिक्रूटमेंट का काम करेंगे। तो आपको इंश्योर करना कि पर्सन आ रहा है, उसको बताना कि मैं आपका सीनियर हूँ, मैं आपका भाई हूँ, लोकल लेवल पे कॉल करके कोऑर्डिनेट करिए, बहुत सारे लोगों को लेके आइए और इंश्योर करिए कि सारी कंटिन्यूटी हो सके। अब इन लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो, इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? काफ़ी सारे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम के, यूट्यूब चैनल के थ्रू ऐसी नई जॉब्स लोगों को प्रमोट करवाते हैं जिससे उनको कमीशन मिल सके। तो इनकी सेटिंग है इन कंबोडिया के कंपाउंड सेंटर वालों के साथ कि पर रिक्रूटमेंट पे उनको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख मिलेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि ये लोग वहाँ पे पहुँचे। तो रिक्रूटमेंट एक अलग पार्ट है जो पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो भारत के अलग अलग पार्ट से हो रहा होगा, और इन्होंने कोशिश की है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो बहुत ज़्यादा गरीब स्थिति से आ रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत एजुकेशन की हासिल है करी, हाँ। और जो बात कर पाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर उनको कन्विंस करना, उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करना। तो रिमोट पार्ट में आप देखेंगे इस तरह के होंगे, और ये पूरे देश में आपको ऐसे रिक्रूटर्स मिलेंगे, और ये फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव होते हैं सब काम करने के लिए। अब इनको पकड़ना, इनको ट्रैक करना, इनको और भी काम दिया जाता है, म्यूल अकाउंट सेटअप करना, ओके। बैंक अकाउंट खुलवाना नए, और वहाँ पे पैसे देना, इंश्योर करना कि ये बैंक अकाउंट्स चल रहे हैं ठीक से, और फिर ये ट्रैवल करते हैं। तो इनको ट्रेस करना एक बहुत बड़ा तरीका जहाँ पे हमें आगे मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हैंडलर्स बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके ऊपर कईयों के ऊपर चार्जशीट भी फाइल्ड है, भारत सरकार ने, सीबीआई ने, एनआईए ने चार्जशीट भी फाइल करी है। तो हम उनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आज की तारीख में हमारे जो आईटी के, साइबर के लॉ इतने वीक हैं कि इन लोगों को बेल मिल जाती है कुछ टाइम के बाद, कि हमें नए लॉज की ज़रूरत है। आईटी एक्ट के प्रोविजन के अंदर तो आप इनको अंदर रख ही नहीं सकते। भारतीय न्याय संहिता के
द्वारा आप इनके अगेंस्ट केसेस डालते हैं, बट एविडेंस करना, चार्जशीट करना, अगर आपको ऐसे 10-20 टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम टेकिंग है, और अगर स्पेशलिस्ट एजेंसी जिनका काम नेशनल सिक्योरिटी करना है वो इन कामों में लग जाएंगी तो देश की सुरक्षा वो कैसे करेंगी? तो मैन पावर की भी बहुत ज़्यादा इस एरिया में शॉर्टेज है। तो जो पुलिसिंग के लिए जितने लोग होने चाहिए उतने लोग नहीं हैं इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो ये हमारे देश की सारी जो वीक पॉइंट्स हैं ये चाइना के बहुत सीनियर लीडर्स समझ गए हैं। पहली चीज़ वो समझ गए हैं कि हर आदमी को लगता है कि वो पैसे दे के बच जाएगा और घूस दे के निकल जाएगा किसी ना किसी से। दूसरी चीज़ की जो हमारा पुलिसिंग का रेशो है वो बहुत ख़राब है। दूसरा, कोई स्पेशलिस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारे देश में जो सिर्फ साइबर क्राइम को पकड़ सकती है। अगर आपको साइबर क्राइम पकड़ना है तो वो एक स्टेट का जुरिस्डिक्शन है, वो सेंटर का नहीं है। और अगर रेड भी मारनी है तो आपकी एक स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत थिन स्टाफ्ड है क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि वो इसके ऊपर फोकस करेंगी या साइबर स्कैम सॉल्व करेंगी। ऐसे बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जहाँ पे 22 करोड़ 25 करोड़ भी लोगों के बड़े बड़े अकाउंटों से निकाले गए हैं, वो केस जाएंगे आपके सीबीआई के पास। पर जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल आएगा वो फिर केस जाएगा एनआईए के पास। कनिष्क भाई, मैं अपने ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फेसबुक पे या फिर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे या कहीं भी इस टाइप की एड्स देखते हैं, फेक जॉब स्कैम्स, तो ऐसे क्या कहते हैं, ऐसी जॉब्स पर आप विश्वास ना करें और रिपोर्ट एंड ब्लॉक करें। रिपोर्ट करें, जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे ये ऐप्स बंद नहीं होंगी। वो भी इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि उनके पास वैसे बहुत सारे बॉट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो इनको लाइक करते हैं, प्रमोट करते हैं। अगर हमारे लोग कोई देखे आपके पास, उस नंबर को फटाफट से ब्लॉक करें। अननोन नंबर से कोई भी मैसेज आए उसको पहली बार ऐसे मत ले कि आप उसको जानते हैं। अननोन कनेक्शन से बचे। डिजिटल कनेक्टिविटी के मामले में आप आइडेंटिफाई करिए कि ये नंबर किसका है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपको लोकेशन बता देती हैं, आपको ये बता देती है कि ये नंबर है किसके नाम पे। और आपको कई बार मिलेगा कि नंबर नॉर्मल कॉल पे अगर आप उसको फ़ोन करेंगे तो नंबर नहीं जाएगा, आपके पास व्हाट्सएप से मैसेज आएगा, आप नॉर्मल कॉल करेंगे उस पर नंबर ही नहीं जाएगा। क्योंकि ये साइबर टेलीफोनी प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके या वीपीएन के थ्रू नंबर क्रिएट किए गए हैं। तो तरीके होते हैं, पर अपना धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। ये साइबर मंत्र है बेसिकली, धैर्य बना के रखें और इस टाइप के अननोन नंबर या फोन्स को उठाने की कोशिश मत करें। और दो चीज़ें और हैं, 1930 पे रजिस्टर कराएं, cybercrime.gov.in पे इस तरह के अगर आपके पास किसी ने किए हुए है तो उसको रजिस्टर कराइए। क्योंकि भारत सरकार ने मुहिम चलाई है ऐसे बहुत सारे नंबर्स को बंद कराने की। जितनी आपके पास डिटेल आए उसको आप कोशिश करिए कि दे सके। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग घर से बाहर होते हैं, भारत में नहीं है, तो cybercrime.gov.in वहाँ चलती नहीं है। तो उस केस में आप VPN का इस्तेमाल करके वेबसाइट खोल सकते हैं। क्योंकि आप इंटरनेशनल कॉल करेंगे, कॉल सेंटर पे दिक्कत होगी आपको। आप VPN का इस्तेमाल करके इंडिया लोकेशन डालिए और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करिए। क्योंकि कई बार लोगों को बाहर रहते हैं, उनको कॉल आती है इस तरह से व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल्स आती हैं, फिर उनको फंसाया जाता है क्योंकि वो प्रोफाइलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और अपनी जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं इनको प्लीज़ प्राइवेट रखिए, खासकर अपने परिवार के साथ जो भी आपकी वीडियोज़ हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो एक मिनिमम सेफगार्ड रखिए कि आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। आप फिशिंग ईमेल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स कस्टमर सपोर्ट की जो मैं आपको बता रहा था उसमें भी एक फिशिंग ईमेल आया था जी, और जो यहाँ पे विक्टिम थे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये जो ईमेल है ये नेटफ्लिक्स से आया कहीं और से आया है। थैंक्स कनिष्क भाई हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी इस इंटरनेशनल सिंडिकेट को पर्दाफाश करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स कनिष्क भाई।